दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर दिल्ली मेट्रो रेल का है, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का 10 अप्रैल 2018 का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। दोस्तों इस पेपर में टेक्निकल के यानी ITI इलेक्ट्रीशियन के कुल 75 क्वेश्चन थे दोस्तों, और आज हम उन्हीं कुल 75 क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये पेपर मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आंसर की साथ में दे रखी है। तो हम प्रत्येक प्रश्न को कारण सहित व्याख्या करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये कैसे दिया। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों प्रश्नों से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि कोरोना किस वोल्टेज पर होता है। दोस्तों कोरोना एक प्रभाव है जो ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पर होता है, और हाई वोल्टेज का मतलब ये है कि लाइन पर जब चालक सतह पर प्रतिबल का मान बढ़ जाता है तो उसके चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन हो जाती है। तो एयर ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है? एयर ब्रेकडाउन होने का मतलब यही है कि वोल्टेज का एक लेवल जो निश्चित मान से ऊपर चला जाए जहां एयर ब्रेकडाउन हो। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम ए ऑप्शन से सहमत नहीं है, जैसा कि इन्होंने कर रखा है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक, यानी जो चारों ओर की एयर थी उसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगा तभी तो वो एयर सुचालक परत बनेगी। तो प्रश्न का उत्तर डी रहेगा दोस्तों, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कॉइल को 2 भागों में बांटा जाता है? 2 कॉइल भागों में बंटी होती है, या यूँ कह दो कि निम्न में से ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें 2 फील्ड होते हैं? सिंपल चीज़ है, कंपाउंड जनरेटर में होगा। एक शंट फील्ड होता है और दूसरा सीरीज फील्ड होता है, जबकि सीरीज शंट और दोनों में एक एक फील्ड होती है, जबकि कंपाउंड का क्यूमुलेटिव हो या डिफरेंशियल हो, 2 फील्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में निकले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये फेराडे के वैद्युतिक अपघटन का पहला नियम है। उन्होंने ये कहा था कि एकत्रित द्रव्यमान आवेश के समानुपाती है, और आवेश ना लिखकर आप ये विद्युत की मात्रा लिख सकते हो, और विद्युत की मात्रा IT होती है, और पूरा नियम ये होता है कि M = ZIT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेटिंग तरल पदार्थों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उनमें से ट्रांसफार्मर तेल को किस में रखा जाएगा? यानी जो इंसुलेशन ऑयल था उसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो ट्रांसफार्मर का तेल कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का अपन सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो खनिज इंसुलेटिंग ऑयल में ट्रांसफार्मर ऑयल को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के 2 सोर्स की आवश्यकता होती है, उसके आर्मेचर को विद्युत की आपूर्ति AC और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए DC। सिंक्रोनस मोटर को हम 3 फेज AC और उसके रोटर को हम DC देते हैं। तो प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको डी करना है कि फील्ड को एक्साइट करने के लिए DC दी जाती है, और हम सब जानते हैं कि फील्ड के इसी एक्साइटेशन पर मोटर का पावर फैक्टर भी डिपेंडेंट होता है, यानी इस एक्साइटेशन को बदल करके हम मोटर को किसी भी पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व को लेग कर जाना क्या कहलाता है? दोस्तों उस प्रक्रिया को स्ट्रेसिस कहते हैं। आपको स्ट्रेसिस के लिए थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँगा, समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये स्ट्रेसिस ग्रीक भाषा के हेस्टिरोज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पीछे रह जाना। अब हमारे क्या होता है कि हम पदार्थ को जितना चुंबकित करते हैं वो उतना चुंबकित हो नहीं पाता है। जो मैग्नेटाइजिंग बल हमने लगाया, पदार्थ का चुंबकत्व उससे पीछे रह जाता है, उसको लेग कर जाता है, और उसी को हम स्ट्रेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग को निम्न में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है? तो आर्मेचर के लिए सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होती है। मोस्टली वाइंडिंग वायर के रूप में हम सब सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम PN जंक्शन में P पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से और N पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार का कनेक्शन रिवर्स बायस कहलाता है। फॉरवर्ड बायस में P को P से और N को N से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से देखने पर वामावर्त
यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। ये डीसी आर्मेचर वाइंडिंग का एक प्रकार है और इसमें वाइंडिंग पीछे की ओर चलती है, यानी रिट्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस नहीं करती, और वाइंडिंग के सिरे एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। एक प्रोग्रेसिव होती है जो आगे बढ़ती हुई होती है, रिट्रोग्रेसिव पीछे की ओर बढ़ते हुए होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोध के काम को पहचानिए। दोस्तों प्रतिरोध का काम एक तो सर्किट में I/R वोल्टेज ड्रॉप करवाना, दूसरा वांछित मान तक धारा को नियंत्रित करना। तो करंट प्रवाह को रोकना या करंट को कंट्रोल करना हम कह सकते हैं। प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट एंड फैन के लिए 250 वोल्ट तक का EMF उत्पन्न करने के लिए छोटा अल्टरनेटर किस प्रकार का होगा, सिंगल फेज अल्टरनेटर होगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, 250 वोल्ट के लिए तो सिंगल फेज प्रकार का अल्टरनेटर हम काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वे सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रसारित होना, एक्सप्लोजन कह सकते हैं, और रेखीय प्रसार भी बोल सकते हैं। अपारदर्शी है क्योंकि प्रकाश उसमें से क्रॉस तो करता नहीं है, तो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू या औद्योगिक बिजली की स्थापना के लिए बिजली की खपत को किलोवाट घंटे में नापने के लिए हम किस प्रकार का मीटर काम में लेंगे, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर ही काम में लेंगे दोस्तों, क्योंकि घरेलू लिख दिया ना, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर हम काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर के आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। दोस्तों सिलिकॉन स्टील की कोर होती है और लेमिनेटेड हम उसको बनाते हैं। एडी करंट हानि कम करने के लिए पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाते हैं और उन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी के सरल और मजबूत रोटरों के सरल और मजबूत निर्माण के कारण और क्योंकि वे लगभग अटूट होते हैं, यानी रोटर में तार टूटने की संभावना या जलने की कोई संभावना नहीं रहती है, किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखो अटूट का मतलब क्या है कि रोटर डैमेज बहुत कम चांस में होता है, तो दोस्तों वो स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है, क्योंकि इस मोटर का रोटर केज टाइप रोटर होता है, एल्यूमिनियम की चालक छड़ें होती है, जबकि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाउंड रोटर होता है और वाउंड रोटर में वाइंडिंग जलने की संभावना पूरी तरह से रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम AC वोल्टेज जो रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। देखो दोस्तों पीक इनवर्ज वोल्टेज जो PIV होती है ये तो रिवर्स बायस में होती है, ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच में जो सुरक्षित रूप से काम कर सके वो AC वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, पर प्लेट AC वोल्टेज, यानी प्रति परत AC वोल्टेज, एक परत के लिए जो वोल्टेज का मान रखा जाता है वो, जबकि PIV तो वो होता है जो रिवर्स बायस में डायोड सहन कर सकता हो। अगला प्रश्न है कि एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में एक ट्रांसफार्मर होता है जो मुख्यतः ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और किस प्रकार का है। तो बड़ा सिंपल है, ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जब काम में लिया जाता है तो वो एज ए स्टेप डाउन ही काम में आता है। ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह काम में ले सकते हैं, लेकिन जब भी वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में आता है तो वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज का मान कितना है। देखो मीडियम वोल्टेज में जो वोल्टेज का मान रहता है वो 250 वोल्ट से अधिक रहता है। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है इस तरह के, फिर भी अपन कर देंगे कि 125 वोल्ट से ऊपर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। 125 वोल्ट से ऊपर जो भी होगा तो फिर वो मीडियम वोल्टेज की श्रेणी में हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UJT में N क्षेत्र तब तक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कार्य करता रहता है जब तक कि एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट का मान 0 नहीं हो जाता हो, यानी जैसे ही एमीटर करंट में 0 का मान हो जाएगा तो वो वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करना बंद कर देता है। प्रश्न का उत्तर बी होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC पर DC मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें, यानी हमें कोई DC मोटर है हमारे पास और उसको AC सप्लाई पर चलाना है। जैसे यूनिवर्सल मोटर होती है तो उसको तो आसानी से AC और DC किसी पर भी चला दो चल जाएगी, लेकिन यदि हम DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई पर चलाना चाहें तो उस पर मोटर में स्पार्किंग अधिक होगी और दक्षता कम होगी मोटर की, इसलिए हमें
उस स्पार्किंग का सुधार करना है। और डीसी मशीनों में जो स्पार्किंग होती है वो प्रक्रिया कम्यूटेशन कहलाती है, इसलिए हमें कम्यूटेशन का सुधार करना होगा। प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम क्यों होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है स्लिप रिंग मोटर से तुलना करने पर, क्योंकि एक तो इसमें केज टाइप रोटर है जबकि उसमें वाउंड रोटर होता है, स्टार्टिंग प्रतिरोध उसका अधिक होता है, इसलिए स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क ज़्यादा। तो इसका स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस कम होता है तो मोटर ज़्यादा करंट लेती है, और पावर फैक्टर जो है वो इसका रनिंग में कम होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, इसलिए उच्च स्टार्टिंग ऊर्जा घटक को यहाँ पावर फैक्टर ही कहा जा रहा है। ध्यान रखना है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग के समय पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, रनिंग के समय कम होता है। वैसे भी ध्यान रखो, किसी भी मोटर में पावर फैक्टर पहले 0 से बढ़ता जाता है और अपने उच्चतम मान तक वो जाता है। जब मोटर रनिंग अवस्था में आ जाती है, भार उस पर नियत हो जाता है, तब पावर फैक्टर घट करके अपने नियत मान पर आता है। यानी एक बार बढ़ता है फिर घटता है, इसलिए स्टार्टिंग में उच्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? देखो, कोरोना चालकों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, जैसा कि इस प्रश्न में हमें उत्तर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। लाइन वोल्टेज पर भी निर्भर करती है, चालकों की आकृति, चालकों की सतह पर भी निर्भर करती है। इस प्रश्न के हिसाब से हम ये करेंगे कि चालकों के बीच की दूरी कम करके, अंतर को बढ़ा करके, यानी दो चालकों को यदि हम पर्याप्त दूरी पर लगा दें तो कोरोना घट जाता है। अगर चालक नज़दीक होंगे तो कोरोना अधिक होगा। तो चालकों के बीच में अंतर को हम बढ़ा करके, यानी चालकों को पर्याप्त दूरी पर रखेंगे, कोरोना कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी पावर लॉस कम हो और 250 वोल्ट तक काम कर सकता हो तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंपल चीज़ है, 250 वोल्ट तक काम करेगा तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन में आपूर्ति प्रणाली के गेयर करंट ले जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? देखो, गेयर करंट कह सकते हो या यहाँ पर लीकेज करंट भी कह सकते हो, क्योंकि गेयर करंट का मतलब लोड करंट से नहीं है। वो धारा जो अनावश्यक रूप से चल रही थी या बॉडी में से चल रही थी तो अर्थिंग होती है। ऐसे सिस्टम से हमें बचाव करने के लिए प्रोटेक्शन के रूप में हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग चालक नहीं बन जाते। निर्वाहक का मतलब चालक ही होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों, ट्रांजिस्टरों में हीट या उस हीट सिंक का उपयोग करते हैं जो उसे ऊष्मीय हानि से बचाव के लिए होता है, और जब ऊष्मा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो प्रोसेस थर्मल रन अवे कहलाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि थर्मल रन अवे से बचाव के लिए हम हीट सिंक का उपयोग करते हैं। पेपर में इस तरह के कई प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस स्थिति में पोल की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कॉइल को समांतर पथों से विभाजित कर दिया जाएगा। यानी पोल कितने हैं कोई मतलब नहीं है, आर्मेचर में कॉइल कितनी होगी उसको सीधे सीधे 2 से हम भाग दे देंगे, समांतर पथों से सीधा भाग देंगे। तो सीधे कितने से देंगे ये तो पोल पर ही डिपेंड करेगा। बिना पोल पर ध्यान दिए दे रहे हैं, इसका मतलब हम भाग 2 का देंगे, और 2 का भाग तब देते हैं जब वेव वाइंडिंग हो, क्योंकि या तो हम भाग देंगे लेप वाइंडिंग हो तो फिर ये देखेंगे पोल कितने। अब ये कह रहा है कि पोल पर ध्यान दिए बिना, इसका मतलब वेव वाइंडिंग होगी, क्योंकि उसमें हमेशा धारा के समांतर रास्ते हम 2 मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग जिसमें कॉइल को 2 किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम हो तो फिर वो शॉर्ट पिच कहलाती है, ज़्यादा हो तो लॉन्ग पिच होती है, पूरी हो तो वो फुल पिच वाइंडिंग होती है। पिच के अनुसार वाइंडिंग 3 तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोटरी कन्वर्टर में किस प्रकार के कन्वर्टर हो सकते हैं? तो रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ का विरोध भी करता है, और इसे किस रूप में जानते हैं? तो प्रेरित ईएमएफ का जो विरोध करता है तो फिर उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के आधारित होता है, ये उसके कारण उत्पन्न होता है, और जब वो विरोध करता है आरोपित वोल्टेज का, लागू ईएमएफ का विरोध करता है तो हम उसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबक है जिसमें फील्ड करंट द्वारा उत्तेजित करेंगे? तो 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी और फील्ड दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, इसलिए फील्ड में से जितनी धारा चलेगी वही एनवीसी में से चलेगी, जबकि ओएलसी सप्लाई के श्रेणी क्रम में होती है, इसमें भार धारा के बराबर धारा चलती है। प्रश्न का उत्तर ए होगा, एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल।
अगला क्वेश्चन है कि मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर से बनाया जाता है, जिसमें दोनों को कैसे जोड़ा जाता है। देखो मोटर कन्वर्टर होता है ना, कन्वर्टर वो है जो AC टू DC और DC टू AC दोनों कर सकता हो, ठीक है। इसलिए हम उसको मैकेनिकल तौर पर भी जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल तौर पर भी जोड़ेंगे, यानी वो वैद्युतिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, यांत्रिक रूप से भी जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्टर यांत्रिक ऊर्जा से जब चलेगा तो हमें एक और AC दूसरी और DC भी दे सकता है, AC टू DC, DC टू AC भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि MG सेट का अगर इसमें प्रश्न होता ना तो केवल यांत्रिक तरीका ही रहता, ध्यान रखना, केवल मैकेनिकल रूप से जुड़े रहते हैं MG सेट में, और ये मोटर कन्वर्टर सेट है, एक मोटर जनरेटर सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रांजिस्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर हम क्यों काम में लेते हैं, तो लॉन्ग लाइफ डिवाइस होती है, यानी ट्रांजिस्टर की आयु सर्वाधिक होती है, इसलिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य संचालक आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है। देखो हिंदी में यहाँ पर मुख्य संचालक लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा है प्राइम मूवर पर आधारित अल्टरनेटर। प्राइम मूवर यानी एक इंजन के माध्यम से हम चलाएं तो वो ऑयल इंजन ही होता है, क्योंकि हम इसमें अलग से डीजल या पेट्रोल, डीजल ही डालते हैं मोस्टली, तो वो चलता रहता है, फिर जनरेटर बनाता है। तो घरों में ये जो शादी फंक्शन के टाइम में अपन लाते हैं 250 वोल्ट का अल्टरनेटर, वो इसी तरह का है। मुख्य संचालक आधारित का मतलब क्या है, प्राइम मूवर बेस्ड, यानी प्राइम मूवर पर आधारित हो, तो प्राइम मूवर पर ऑयल इंजन वाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युतरोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले शब्द की परिभाषा है। देखो स्लॉट के अंदर और स्लॉट के बाहर भी होती है। अब यहाँ पर विद्युतरोधी का मतलब इंसुलेटिंग आप कह सकते हो, क्योंकि जैसे सबमर्सिबल पंप है ना, तो उसमें इंसुलेटिंग PVC का कॉपर तार ही काम में लेते हैं, लेकिन वो कहलाते चालक ही, ध्यान रखना है। विद्युतरोधी आप यहाँ पर सुपर इनेबल्ड भी कह सकते हो, क्योंकि वो भी एक तरह का इंसुलेशन ही है, इनेबल भी, तो है तो वो चालक ही। दो तरह के होते हैं, अंदर स्लॉट के है तो वो सक्रिय भाग कहलाएंगे, स्लॉट के अंदर वाले, स्लॉट के बाहर वाले निष्क्रिय कहलाते हैं। दोनों के बारे में पूछ रहे हैं तो दोनों एक तरह का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह को मेष में हम प्रतिरोधी बूंदें किस तरह से लेंगे। यानी अगर कोई क्लॉकवाइज सर्किट में घूमती है तो उनको पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उनको अपन नेगेटिव लेते हैं। मेष में जब अपन लूप में किरचॉफ वाला ही मान लीजिए, उसमें यदि वोल्टेज का योग करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMS मान और औसत मान का अनुपात तो फॉर्म फैक्टर कहलाता है, और साइन वेव में इसका मान 1.11 होता है, जबकि पीक फैक्टर पीक मान और औसत मान का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित उपयोग के लिए कागज़ किस प्रकार का है। तो सामान्य कागज़ और जो भी हो ना, वो आते हैं Y श्रेणी में और 90 डिग्री टेम्परेचर सहन करते हैं। अगर तेल युक्त हो तो वो आते हैं A में और 105 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेज का योग 0 के बराबर होते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो ये किरचॉफ के वोल्टेज का नियम है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम कह सकते हैं, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कह सकते हैं। यानी किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। या फिर इसकी दूसरी लैंग्वेज भी अपन बोल सकते हैं, वो ये है कि आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ घटकों की वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो दोनों लैंग्वेज है। प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रकार है। देखो फ्रीक्वेंसी मीटर नाम इसी में आ रहा है, पावर फैक्टर मीटर नहीं हो सकता, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, और ट्राईवेक्टर मीटर नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये ट्राईवेक्टर मीटर ये है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिसदिश मापी। तो ये 3 सदिश राशियों का मापन करता है, और वो सदिश राशियाँ हैं KVA, किलोवाट, kVAr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रहा है तो लोड बढ़ने पर इसका परिमाण क्या होगा। देखो सामान्य उद्दीपन का मतलब ये है सामान्य एक्साइटेशन, ये सामान्य उत्तेजन लिखना था इनको, पर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। नॉर्मल एक्साइटेशन या लेवल एक्साइटेशन कह सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन यानी उत्तेजना के 3 तरीके होते हैं, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन। सामान्य को हम लेवल एक्साइटेशन बोलते हैं, और ऐसे में मोटर इकाई पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। लेकिन सामान्य उद्दीपन में यदि भार बढ़ जाता है तो फिर मोटर में आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा और पावर फैक्टर घटता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्साइटेशन है मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड की कार्य क्षमता को निम्नलिखित विकल्पों में से
किस पर निर्भर करती है, यानी एक डायोड कितना काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर कितना था, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक घटकों का सबसे बड़ा जो दोष अपन कह सकते हैं वो यही होते हैं कि ताप के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं। यानी हीट अगर थोड़ी सी भी एक्सिस्ट हो जाती है तो फिर ये तुरंत डैमेज हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला प्लास्टिक या सिल्क से कवर की गई तार के माध्यम से पेंडेंट लैंप को इंस्टॉल करने का जोड़ने का एक ऑप्शन दिया जाता है। हम सब जानते हैं सीलिंग रोज होता है, ये 2 पिन का भी हो सकता है, 3 पिन का भी हो सकता है, ठीक है ना। पेंडेंट लैंप वगैरह जितने भी होते हैं उन सबको, और बेकेलाइट का ये निर्मित होता है। देखो फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो नहीं सकता, और स्विच जो होता है ये सप्लाई तार देने के लिए होता है। तो प्रश्न का उत्तर सीलिंग रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो ऊर्जा किलोवाट घंटे में होती है, और KWH मापने के लिए हम ऊर्जा मापी का ही उपयोग करेंगे, यानी एनर्जी मीटर का उपयोग। देखो वोल्ट मीटर वोल्टेज, वाट मीटर शक्ति, और एमीटर धारा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और उसके मूल प्रतिरोध के अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। मूल प्रतिरोध अनुपात ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल भी बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में ताप के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ उसके प्रतिरोध के मान में कितना परिवर्तन हुआ, वो उसका ताप गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैपिंग किए जाते हैं ताकि उचित स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इन वोल्टेज का हम समायोजन यानी एडजस्टमेंट हम कर सकें। तो दोस्तों स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको याद रखना होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में 3 टैपिंग होती है। एक टैपिंग 50% पर होती है, दूसरी 60% पर होती है, और तीसरी 80% पर होती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पहली बार ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो एक यूनिवर्सल मोटर में क्या होगा। देखिए यहाँ आर्मेचर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट की बात का मतलब है सर्किट को ओपन क्लोज की बात कर रहा है, वो स्टार्ट स्टॉप की कमांड दे रहा है सर्किट को, एक तरह से हम वही कहेंगे। यानी जब परिपथ बंद होता है ओपन होता है तो स्पार्किंग तो होगी उच्च इंडक्टेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर करंट में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखो एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव में कह दो, या फिर जब ब्रश एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के संपर्क में जाता है तब भी आर्मेचर धारा में परिवर्तन के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक स्पार्किंग उत्पन्न होती है और उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। और ये होता है कॉइल में धारा की दिशा परिवर्तन होने के कारण कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के कारण एक स्टैटिक वोल्टेज इंड्यूस होता है। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ जो लेंज के नियम का अनुपालन करता है और उस कॉइल में धारा प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए वहाँ पर स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस होगी। देखो मरकरी वेपर लैंप है तो मरकरी गैस ही होगी। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम होती है। और जो टंगस्टन वाले लैंप होते हैं ये निर्वात लैंप भी हो सकते हैं और गैस भरे भी हो सकते हैं। फिर इनमें गैस कौन सी होगी, आर्गन या नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राइमरी वोल्टेज बैलेंस रहती है। नो लोड से लेकर के फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में इस तरह की चीज़ों को वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। और एक बेटर ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना हो सके मिनिमम होना चाहिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक सेल के समूह को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी लिख दिया कोशिकाएं, जबकि अपने सेल जो बैटरी वाला टॉपिक है उसकी बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक सेल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये तो सिंपल परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मल्टीमीटर में एक मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म भी होता है, एक कैलिब्रेटेड स्केल भी होगी और एक पॉइंटर भी होगा। तो देखो मल्टीमीटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल और दूसरा है एनालॉग। देखो पॉइंटर वाला है तो सीधी सी बात है वो एनालॉग ही होगा। डिजिटल मल्टीमीटर में पॉइंटर नहीं होता, एलईडी लगी रहती है जो स्क्रीन पर अपन को डिस्प्ले दिखाती है। और प्रश्न मल्टीमीटर का ही था इसलिए वोल्टमीटर तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी या डी था। तो डिजिटल में डिस्प्ले होती है और एनालॉग में पॉइंटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम हो जाता है? देखो डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ माइनस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फील्ड वाला भी है, तो फील्ड जब घटाते हैं तो वो सीरीज वाला है, क्योंकि शंट फील्ड वोल्टेज कभी भी ड्रॉप में काउंट नहीं होती, तो ये सीरीज फील्ड ड्रॉप ही होती है और जनरेटर होगा सीरीज जनरेटर, क्योंकि शंट फील्ड जनरेटर में तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में होती है, इसलिए आर्मेचर की ड्रॉप घटाने के बाद जितना भी होता है वही टर्मिनल वोल्टेज बच जाती है, जबकि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर की ड्रॉप सीरीज फील्ड की ड्रॉप दोनों घटाने के बाद जो सिरों पर मिलती है वो टर्मिनल वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को क्या कहते हैं? तो ये डायोड के नाम से जाना जाता है। ऐसे टेट्रोड, पेंटोड इस तरह के होते हैं, वाल्व कहलाते थे। आजकल वाल्व का उपयोग बंद हो गया, इनकी जगह हम डायोड और ट्रांजिस्टर को उपयोग में लेने शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार क्या कहलाती है? तो उसको अपन अर्थिंग लीड बोलते हैं। ये इंग्लिश में इन्होंने लिख दिया LEAD होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अर्थ तार। तो सीधी सी बात है, जो उस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगी उसको अपन अर्थिंग लीड बोलते हैं। लीड यानी टर्मिनल या तार, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के परिमाण को हम क्या कहते हैं? देखो किसी भी क्षण AC में लिया गया मान तात्कालिक मान कहलाता है, इंस्टॉलेशन वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो DC मोटरों की गति कंट्रोल करने के लिए अपन थायरिस्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, और थायरिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रोटर और स्टेटर के घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो मोटर किस प्रकार की है? सिंक्रोनस मोटर होगी। तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंक्रोनस गति और रोटर गति बराबर होती है, जबकि इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति ज़्यादा, रोटर गति कम, यानी इंडक्शन मोटर में रोटर सदैव सिंक्रोनस गति से कम गति पर गतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है? तो वो उपकरण अपना मेगर है, क्योंकि मेगर में शंट जनरेटर होता है और प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर भी होता है। ठीक है, चालक में देखो ओम मीटर वगैरह कुछ नहीं है, प्रतिरोधक वैसे नहीं होना था, और अल्टरनेटर तो अलग है ही। सवाल देखते ही आप भी इसका उत्तर कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा अलग कोई प्रश्न इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्य उंगली को 3 दिशाओं में जब विस्तारित किया जाता है, जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड की करंट की दिशा और गति की दिशा को दर्शाती है, तो ये नियम कौन सा है? तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। प्रश्न का उत्तर डी होगा, क्योंकि राइट हैंड रूल जो है उसमें अपन को चालक की घुमाव दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा और फील्ड की दिशा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरल रोधक की श्रेणी में आएगा? यानी इंसुलेटिंग सामग्री है, तरल में भी आएगी, तो ट्रांसफार्मर ऑयल तरल में ही आएगा। और अभी अपने देखा था कि खनिज तेल की श्रेणी में उसको हमने रखा था, अभी ऊपर प्रश्न इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC को AC में करना है, तो देखो DC टू AC करने के लिए अपन इन्वर्टर का उपयोग करते हैं, जबकि रेक्टिफायर, कन्वर्टर ये AC टू DC करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहते हैं? स्टेटर के फ्लक्स में जो गति बनती है वो सिंक्रोनस गति कहलाती है, अपन उसको सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्टेटर के घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है जब अपन इसको 3 फेज की सप्लाई देते हैं। AC में स्टेटर जब पॉलीफेज सप्लाई से कनेक्ट होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसको अपन सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं। इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होती है, और इसका कारण होता है स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल के स्टार्टिंग और समाप्ति सिरे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़ते हैं? यानी सीधे सीधे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी के बराबर जुड़ते हैं, तो वो वेव वाइंडिंग होती है, और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है। अगर डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग हो तो वो आधे के बराबर जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक किसके बराबर होता है? देखो ट्राइक समांतर संयोजित 2 SCR के बराबर होते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है 2 विपरीत समांतर संयोजित के बराबर होता है। समान दिशा में अगर SCR को जोड़ रखा है तब बराबर नहीं होगा। समांतर में जुड़े 2 SCR और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जुड़े हुए हो तो उनके बराबर होता है एक ट्राइक। इसमें
3 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सजावट लाइट में फॉल्ट फाइंडिंग की तकनीक है? यानी सजावटी लाइन में फॉल्ट देखने, देखो टूटी हुई तार पर पानी छिड़कना, ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता। टेस्ट लैंप के साथ सॉकेट में हम सप्लाई की जांच कर रहे हैं, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी इसी तरह का है कि तार को शॉर्ट करना, टूटी हुई तार है तो सोल्डर ना करना, तो ये फॉल्ट पहचानने की तकनीक हो ही नहीं सकती। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछी गई है। सवाल यह है कि एक पदार्थ के इकाई घन के विपरीत भुजाओं के बीच में पारित होने वाले करंट में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो ये पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी ऐसे अगर आप कोई पदार्थ की घन की आकृति बनाते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये है अपना वो पदार्थ जिसको अपन एक घनाकार आकृति देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है वो अपनी सिचुएशन, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और इस सिचुएशन को अगर आप देखें तो इसके दो विपरीत भुजाओं के बीच में जो आता है, जैसे इन दोनों कॉर्नर के बीच में, तो इसको अपन पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये कोई डायग्राम होगा या सिंबल होगा, पूरी तरह से डाउनलोड हुआ नहीं है तो ये तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में करंट में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च या निम्न, वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है, बिल्कुल सही है। यानी ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, बिल्कुल सही बात है। यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो इसे क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप अप होगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है ना, इसमें हमेशा V1 बराबर V2 होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में V1 से V2 ज़्यादा होता है। स्टेप डाउन में V1 का मान ज़्यादा, V2 का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को ग्राइंडिंग करके टेप को पुनः तेज किया जा सकता है, ठीक है। यानी अपने कोई होल थे, टेप का मतलब वही है, और उनको तेज यानी किनारों को वापस तीखा करना है तो क्या करेंगे? तो जो भी अपन ने फ्लूट्स रख रखे थे ना, उनको ग्राइंडिंग कर दो, वो फिर से तेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली प्रवाह को रोक सकता है? बिजली को रोकेंगे कौन? जो अचालक होंगे। इंसुलेशन सामग्रियाँ जो भी होगी, रोधन सामग्रियाँ रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCR एक तरह का थायरिस्टर है जो 4 परतदार ठोस स्थिति का उपकरण है। इसमें टर्न ऑन विशेषता होती है जो द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित हो सकता है। देखो SCR में एनोड, कैथोड और गेट 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। गेट पर वोल्टेज देकर के हमें इसकी ट्रिगरिंग करनी होती है। एक बार गेट वोल्टेज दे देते हैं, उसके बाद एनोड और कैथोड के बीच आरोपित वोल्टेज के कारण वो चलता रहता है। प्रश्न का उत्तर डी होगा कि आरोपित वोल्टेज या धारा जिसको वो अपने आप कंट्रोल करता है। वैसे ध्यान रखना है कि SCR करंट कंट्रोल युक्ति होती है और एक दिशीय युक्ति है, धारा को केवल एक ही दिशा में कंट्रोल करती है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियमानुसार क्या होता है? देखो ओम के नियमानुसार V समानुपाती I होता है, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था। अब एक तो डी ऑप्शन आपको लग रहा है कि करंट वोल्टेज के आनुपातिक होता है, तो इसकी दोस्तों इसने लैंग्वेज बदल दी। ये कह रहा है कि धारा उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगी, तो ऐसा नहीं बोलते अपन। लैंग्वेज ये होती है कि उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती है। हालांकि बात एक ही हो सकती है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है ना, वो ये देखो कि प्रतिरोध का ताप निरंतर होना चाहिए। ये गलत लिखा है इसने, निरंतर नहीं नियत पूछ रहा है। तो ओम का नियम यही कहता है कि नियत ताप और नियत भौतिक परिस्थितियाँ हो तब उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण तक परिवर्तित होता जा रहा है तो फिर वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी, AC बोलते हैं अपन इसको। और नियत रहता है तो डायरेक्ट करंट यानी DC हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली तार क्या कहलाएगी? तो उसको अपन अर्थ सप्लाई बोलेंगे, जो कि अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं। और न्यूट्रल को अर्थ करने के कई फ़ायदे होते हैं, ये ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार में होता है और इसके स्टार के न्यूट्रल को हमेशा ग्राउंड करते हैं, जिससे लाइन की वोल्टेज बैलेंस रहती है, विद्युत झटके से बचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली की समान मात्रा को अलग अलग इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभिन्न तत्वों की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का दूसरा नियम है। देखो दोस्तों, दोनों प्रश्न पूछ लिए इसमें। पहला था कि विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती है और दूसरा पूछ रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है।